मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है क्लास में। ठीक है, अब आज का बाकी आखिरी पार्ट है। देखो मेरा हिल रहा है आज मोबाइल थोड़ा। हाँ, आज का पार्ट बाकी आखिरी पार्ट है, फिर हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, लेकिन एक बार दो बार समझोगे तो सब चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना पथ, अपना मार्ग बदल देती है, और इस घटना को ही हम कहते हैं अपवर्तन की घटना। अब मान लो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। समझो मैं एक प्रकाश की किरण हूँ। क्या हूँ? प्रकाश की किरण, जो पहले मैं खुले मैदान में थी। यानी खुला मैदान मतलब कोई बस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। सपोज खुले मैदान में हूँ जहाँ कोई फर्नीचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब मैं आ रही हूँ दौड़ दौड़ के मेरा माध्यम कौन सा हुआ? हल्का माध्यम, खाली माध्यम। ठीक है, अब मैं दौड़ के मुझे अब कहाँ जाना है? समझो रूम में जाना है। एक ऐसे रूम में जाना है जहाँ बहुत सारा फर्नीचर है, पर मुझे उन सब से गुजर कर वापस बाहर भी आना है। तो जब मैं रूम में जाऊंगी तो मेरी जो दिशा है, जैसे जिस दिशा से आ रही थी, जिस गति से आ रही थी, वो गति भी बदल जाएगी, स्पीड भी बदल जाएगी, और मेरी जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि फर्नीचर होगा, सब कुछ होगा, तो कठिनाई होगी। लेकिन डिपेंड आप कैसे वाले माध्यम में जा रहे हो। एक ऐसा रूम है जिसमें थोड़ा सा फर्नीचर है, और एक ऐसा रूम है जिसमें बहुत सारा फर्नीचर है। ठीक है, तो इन दोनों किस्सों में मेरा जो रास्ता है वो अलग अलग होगा। जहाँ ज़्यादा फर्नीचर होगा मुझे टाइम लगेगा, पर मैं क्या करूँगी? शॉर्टकट ढूंढूंगी और फिर वापस मैदान में आ जाऊंगी। और दूसरी तरफ जहाँ बहुत सारा बेंचेस रखे होंगे, समझो बहुत सारा फर्नीचर रखा होगा, तो टाइम लगेगा, और जहाँ कम रखा होगा तो मैं जल्दी गुजरूंगी। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा कर वापस आ रही है, तो वो किस पे आधारित रखती है? वो आधारित रखती है कि माध्यम कैसा है। जितना माध्यम हो गया उसके हिसाब से उसकी दिशा रहेगी, उसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, तो अभी हम इधर देख रहे हैं परिभाषा की ओर। तो अपवर्तनांक का मतलब क्या है? दो माध्यमों में, मतलब दो कौन से माध्यम? एक हल्का माध्यम और एक सघन माध्यम। तो हल्का माध्यम कौन सा माध्यम? यानी विरल प्रकाश का माध्यम, और सघन यानी कांच है, प्लास्टिक है, जो भारी माध्यम है। किसकी अपेक्षा? प्रकाश की अपेक्षा। तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात, मतलब जो बाहर चालते नहीं, देखो जैसे मैं बाहर थी तो दौड़ के फास्ट स्पीड से आ सकती थी, लेकिन जब मैं रूम में गई, मतलब मेरा जो माध्यम था वो बदल गया। जब मैं रूम में आई, बहुत सारा फर्नीचर था, तो मैं क्या इतनी चाल से चल पाऊंगी? क्या नहीं ना। तो जैसे ही कांच में आते हैं, प्लास्टिक में आते हैं, तो वो कण पास होते हैं, तो इसलिए वो सघन होता है, तो चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात यह बताता है कि प्रकाश इस माध्यम में उस माध्यम की अपेक्षा अधिक तीव्र है। यानी समझो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, पहले खुले मैदान में थी, तो एक ऐसे पहले रूम में गई जहां बहुत सारा फर्नीचर था, और फिर एक ऐसे रूम में थी जहां पर फर्नीचर कम था। ठीक है, तो अब आप भी बता सकते हो, हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? प्रकाश की स्पीड का, प्रकाश की चाल का और दिशा का। तो किसके सापेक्ष? दो माध्यमों के सापेक्ष, मतलब दो बेडरूम है, दो रूम है, दो घर है। एक घर है जिसमें बहुत सारा फर्नीचर है, एक घर ऐसा है कि जिसमें फर्नीचर कम है। तो जहां पर कम होगा तो वो ज्यादा जल्दी से डायरेक्शन में करके वापस आ जाएगी, उसको रास्ता आसान दिखेगा शॉर्टकट मिलने में। लेकिन जो बहुत सारा ऐसा होगा, यानी बहुत सारा सघन, बहुत बारी, तो उसमें से स्पीड कम होगी। तो इसके अपेक्षा तो प्रकाश के माध्यम, तो प्रकाश इस माध्यम में उस माध्यम की अपेक्षा तीव्र है, मतलब किसमें वो जल्दी से निकलेगा? मतलब जहां पर फर्नीचर अधिक है या जहां पर फर्नीचर कम है। तो इसी दौरान यदि अब उसी जो हमने अभी भी पढ़ा था, साइन आई बटे साइन आर, मतलब किसकी अपेक्षा अधिक
है साइन आई का मतलब होता है अपतन कोण की जिया, बताया था। यदि अपवर्तन के दौरान आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये है तो ये जो एक स्थिरांक निकल रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अब देखो वही का वही प्रयोग फिर से आ रहा है। समझो मैं आ रही हूँ, कहाँ से, हवा से आ रही हूँ, यानी प्रकाश की किरण हवा से आ रही है, आ रही है, उसको टकरा कर धूप में जाकर ऐसे सीधे आना चाहिए, पर वो सीधे नहीं आती। क्यों सीधे नहीं आ पाती? क्योंकि बीच में बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ है, तो वो नहीं आती, वो शॉर्टकट रूप से ऐसे आ जाती है। ठीक है, तो कहाँ से आई? सघन से विरल में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की तरफ हो जाती है। देखो ये देखो ये किरण है आने वाली, तो ये थोड़ी अभिलंब की ओर हो जाती है, अभिलंब की तरफ हो जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण कहाँ से, कांच जैसे सघन माध्यम से हवा जैसे विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से देखो ये दूर हो गई, ये क्या हो गई, दूर हो गई, और ये क्या हो गई, झुक गई, पास आ गई। तो इन सब की वजह से यहाँ पर दो माध्यम है। मान लो माध्यम एक और माध्यम दो। माध्यम एक कौन सा है? वायु है माध्यम एक, और कांच है माध्यम दो। तो वायु एक में जो जिस स्पीड से आ रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी v1, और दूसरे माध्यम में यानी कांच जैसे सघन माध्यम में ये दूसरा माध्यम है, यानी इधर हम सघन कांच और कौन सा माध्यम लेंगे, माध्यम दो। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, v2। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि कांच की अपेक्षा माध्यम दो और माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम दो कौन सा है, कांच, माध्यम एक कौन सा है, माध्यम एक कौन सा है, हवा, प्रकाश की किरण हवा में है। ठीक है, तो दो की अपेक्षा एक में, दो की अपेक्षा एक में, देखो क्या लिखते हैं, दो की अपेक्षा एक में हम देख कहाँ से रहे, हमारी आंख कहाँ देख रही है, उधर देख रही है, तो हमारी आंख कहाँ देख रही है, इधर बाहर देख रही है, बाहर विरल माध्यम में बराबर, तो उधर की स्पीड कितनी है, v1, तो ये सूत्र होता है v1। और नीचे क्या लिखते हैं, माध्यम एक में एक, जहां से आप देखिए हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, दो का एक के साथ, तो दो का एक के साथ कर रहे हैं, इधर खड़े हैं और कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कहां दिखाई दे रहा है, बाहर, तो v1 और यानी माध्यम एक में वेग बटे माध्यम दो में वेग, यानी v1 अपॉन v2 हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा भी करते हैं, माध्यम एक से देख रहे हो दो में, माध्यम एक से देख रहे हो दो में, एक से दो में देख रहे हो मतलब आप कहां से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, v2 बटे v1, क्या हो जाएगा, v2 बटे v1। तो इस तरह से ये कहलाता है आपका अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब आखिर ये होता कैसे है, जैसे मैं कहूँ कि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, वाटर, एंड w का मतलब वाटर, एंड का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब 1.33 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश किस स्पीड से आ रहा है, बटे हमने क्या लिया, माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर कौन सा माध्यम ले रही हूँ, वाटर, कौन सा ले रही हूँ, वाटर। प्रकाश मैंने जो पानी की तुलना की वो किसके साथ की, किसी के साथ तो तुलना की, जैसे मैं मान लो एक उदाहरण बताऊं कि अमित क्लास में बहुत अमित होशियार लड़का है, पर किसकी अपेक्षा, किसके सापेक्ष, बराबर। अब अमित तो बहुत सारे हैं, तो वो किसके सापेक्ष, तो मैं अगर कहती हूँ कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसका मतलब पानी के अपवर्तनांक की तुलना किसके साथ की गई, किसके साथ कंपैरिजन की गई, किसके सापेक्ष, प्रकाश की, प्रकाश की अपेक्षा। ठीक है, तो NW कितना है, 1.33, तो सबका अपवर्तनांक अब आपने समझ लिया अलग अलग क्यों आता है, क्योंकि सारे जो भी है सबकी जो हर एक में प्रकाश की जो स्पीड है, देखो मैंने क्या बताया था कि अगर बाहर से अंदर आ रहा है, अगर
रूम में एक ही बेंच है तो वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, मतलब सघन ज़्यादा नहीं है तो जल्दी बाहर आ जाएगा। और अगर बहुत सारा फर्नीचर है तो आने में टाइम लगेगा, है कि नहीं है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई किसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी स्पीड से आ रहा है और कितनी चाल से दिशा बदल रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि पानी किसके साथ करते हैं, खाली के साथ। अब खाली के ऊपर क्या कह सकते हैं, किसके साथ कंपेयर किए मैंने, पानी का अपवर्तनांक को किसके साथ मैंने कंपेयर किया, मैंने उसको कंपेयर किया प्रकाश के साथ। किसके साथ किया, प्रकाश के साथ। तो आपको ये सारी चीजें आपको पेज नंबर 192 पर बच्चों दी गई है, ठीक है। अब देखो आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ये प्रश्न, अगर पानी का अपवर्तनांक NW निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात 1.33 है। मतलब इसका ये आंसर कितना है, 1.33। वायु में प्रकाश का वेग तथा वायु में उस माध्यम में यानी प्रकाश की स्पीड वायु में कितनी है बट्टे प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की चाल पानी में कितनी है, समझ गए। तो ये बात बार बार समझ लेना, ये बात याद कर लेना। आपको पूछा जाता है, इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग और जल में प्रकाश का वेग, देखो सब जगह अलग अलग होता है, पानी में अलग होता है, केरोसिन में अलग होता है और प्लास्टिक में अलग होगा, है कि नहीं। पर इन सबको अगर मुझे कहना चाहिए कि केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है तो मैं उसको किसके साथ कंपेयर करूंगी, सूत्र के हिसाब से। अगर इधर पानी की जगह क्या हो, अगर केरोसिन हो तो उस केरोसिन को ऊपर में क्या करूंगी, प्रकाश के वेग के साथ, प्रकाश के वेग का अनुपात, प्रकाश का वेग बटे केरोसिन का वेग, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये बार बार बात समझा रही हूँ, वायु का अनुपात अपवर्तनांक 1.003 है। अब अलग अलग सबके अपवर्तनांक अलग अलग दिए हैं। ये अपवर्तनांक का मतलब है कि ये किसके सापेक्ष किए गए हैं, ये सापेक्ष किए गए हैं प्रकाश में वायु में प्रकाश का अनुपात, वायु में प्रकाश का जितना स्पीड है, हवा में स्पीड कितनी है, फिर रूम में आई तो स्पीड कैसी होगी, अलग अलग होगी ना। पहले विरल माध्यम था तो अलग थी, सघन माध्यम था तो अलग थी। तो ये सघन माध्यम के रूप में जल है, अल्कोहल है, केरोसिन है, तो इन सब के आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आज मैंने जितना भी समझाया आपको वो समझ लेना। कई बार अपवर्तनांक का सूत्र आपको हमेशा याद होना चाहिए। कैसे, अगर मुझे कहा जाए कि पानी का अपवर्तनांक निकालो तो मुझे प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए और वो कितनी होती है, आपको ये सब चीजें इधर दी गई है, वो उसकी है, देखो इधर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब हवा में प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब आपको कोई सवाल दिया जाए कि भाई पानी का अपवर्तनांक अगर 1.33 है तो पानी का वेग निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1.33 बराबर प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸, और तो कितनी चाल से चलना होगा, वो इधर नीचे आ जाएगा। समझ गए। दिमाग में एक ही बात सोचो कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अपना जो दिशा है बदल जाती है कि नहीं है, दिशा बदल जाती है, चाल बदल लेती है। तो उसने कितनी दिशा बदली, कितनी चाल बदली, उसको जो मापने का है, वो मापने की चीज को यहाँ कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। कितनी चाल बदली, कितना दिशा मुड़ा, ठीक है। तो ये बातें आप अच्छी तरह से कर लेना। आज किताब में भी ये टेबल देख लेना। अब मैंने जितना भी पढ़ाया है बच्चों देख लेना, मैंने एक एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है। कम से कम ये 10वें लेसन में सोचो मुझे कितने दिन लग गए हैं, इतने दिन लग गए हैं। तो हमारे सुन लो, जून के 2 लेसन पे देखते जो मैं जून के लेसन पे आपका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। जुलाई का 10वां और 6वां, जून का था पहला और आई थिंक 15वां था,
ठीक है, तो ये 4 लेसन आप अपनी नोटबुक में लिख देना। मुझे कोई मैसेज नहीं करता, 10th का तो कोई होमवर्क आता ही नहीं है। बच्चे कर क्या रहे हो, बस खाली कोरोना है क्या है, हम तुमको एक एक दिन में इतने सारे वीडियो भेज रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, हम दूसरे भी काम कर रहे हैं, तो बच्चों एटलीस्ट होमवर्क करो। अचानक से एग्जाम आ जाएगा फिर से, समझ गए? तो अभी साइंस का एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए प्लीज तैयारी करो। ये 4 लेसन है, उनकी अच्छी तरह से तैयारी करो। अभी हमारे अगस्त के लेसन मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है? तो अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, समझ गए बच्चों? बाय बाय, टेक केयर।